जय हिंद। आज हम बात करेंगे क्लास 8 की ज्योग्राफी के चैप्टर 5 के बारे में, ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में, और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और, बाहर बारिश हो रही है तो हो सकता है थोड़ा बहुत आवाज़ आए, बट इट्स गुड, मैनेज कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो शुरू करते हैं। अगर बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पर बात करें तो किसी भी नेशन के लिए उसके ग्रेटेस्ट रिसोर्स होते हैं उसके लोग। पीपल आर अ नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स। और दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि नेचर में जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं उनको अगर रिसोर्स होना है तो उसके लिए प्राइमरी कंडीशन है कि वो ह्यूमन बीइंग की किसी नीड को सेटिस्फाई करती हैं। अगर ऐसी कोई चीज़ नेचर में अवेलेबल है जो कि ह्यूमन बीइंग की किसी भी नीड को सेटिस्फाई नहीं करती है तो वो रिसोर्स हो ही नहीं सकती है। और जो चीज़ जितना ज़्यादा डिमांड की जाएगी ह्यूमन बीइंग के द्वारा वो उतना ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो जाएगी। हैंस ह्यूमन रिसोर्स इज़ द अल्टीमेट रिसोर्स। और किसी भी नेशन में अगर हेल्दी, एडुकेटेड और मोटिवेटेड लोग हैं तो वो उस नेशन के लिए बेहद अच्छी बात है। लेकिन जैसा कि अदर रिसोर्सेज में होता है वैसे ह्यूमन रिसोर्सेज आर ऑल्सो नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड। दुनिया भर में ह्यूमन रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और ये अपने को समझ में आता है। कहीं पॉपुलेशन बेहद ज़्यादा होती है, कहीं पॉपुलेशन बेहद कम होती है। इनफैक्ट एजुकेशन के लेवल पे, एज के लेवल पे और सेक्स के लेवल पे भी ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। कहीं पे लोगों में एजुकेशन का लेवल हाई होता है, कहीं पे लो होता है। कहीं यूथ की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, कहीं पे ओल्ड एज वाले लोग ज़्यादा होते हैं, कहीं पे मेल्स ज़्यादा होते हैं और कहीं पे फीमेल्स भी ज़्यादा हो सकती हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जितना भी ह्यूमन रिसोर्स है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है दुनिया भर में। और ये बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पर बातचीत हो गई। अच्छा, डू यू नो में बातचीत की गई है एक योजना के बारे में, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसको सरकार लेकर आई थी 2015 में और इस योजना के तहत ये टारगेट था कि 2016 से लेके 2020 के बीच में लगभग 1 करोड़ इंडियन यूथ को ट्रेन किया जाएगा। बेसिकली इस योजना के तहत स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाती है। और जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते गए टाइम में ये जो योजना है इसके टारगेट्स को रिवाइज किया गया है और वो अपने को देखने की ज़रूरत नहीं है। बस बेसिक तौर पे याद रखो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब लाई गई, 2015 में लाई गई और इसके तहत इंडियन यूथ को स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाती है। फिर बात आती है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि ये जितनी भर पॉपुलेशन है ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, अर्थ के सरफेस के ऊपर लोग जिस तरीके से स्प्रेड हैं उसको अपन बोलते हैं पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। The way in which people are spread across the earth surface is known as the pattern of population distribution। भाई कहीं ज़्यादा लोग रह रहे हैं, कहीं कम रह रहे हैं, कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, कहीं कम पढ़े लिखे लोग हैं। ये जो स्प्रेड है अक्रॉस द अर्थ सरफेस इसको अपन बोल देते हैं पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। और ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि दुनिया भर की 90% पॉपुलेशन सिर्फ 30% लैंड सरफेस के ऊपर रहती है। और क्यों रहती है ये भी अपने को पता है, बिकॉज ज़्यादातर जो लोग हैं वो प्लेन्स में रहना प्रेफर करते हैं, वो रिवर वैलीज़ के आसपास रहना प्रेफर करते हैं। और उसके रीजंस हैं, बिकॉज प्लेन्स में एग्रीकल्चर करना इजी है, प्लेन्स में घर बनाना इजी है, बिल्डिंग्स बनाना इजी है, प्लेन्स में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करना इजी है, और रिवर्स पानी का सोर्स हैं तो इसलिए ज़्यादातर लोग जो हैं वो प्लेन्स में या रिवर्स के आसपास रहते हैं। लोग जो हैं वो हाई लैटिट्यूड एरियाज़ को, जैसे पोलर रीजन्स वगैरह हैं, उनको अवॉइड करते हैं। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स को, डेजर्ट्स में एक्सट्रीम क्लाइमेट्स होते हैं तो लोग वहाँ भी नहीं रहते हैं। हाई माउंटेन्स पे टेरेन की दिक्कत होती है तो लोग हाई माउंटेन्स पे भी नहीं रहते हैं। और जहाँ पे डेंस फॉरेस्ट होते हैं लोग यूजुअली वहाँ भी नहीं रहते हैं। ज़्यादातर लोग कहाँ रहते हैं, प्लेन्स में या रिवर्स के आसपास। और अगर दुनिया भर के क्राउडेड एरियाज़ की बात की जाए, ऐसे एरियाज़ जो कि डेंसली पॉपुलेटेड हैं उनकी अगर बात की जाए, तो साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, ये जो अपना एशिया है इसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, फिर इधर वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, ये जो एरियाज़ हैं ये डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं। यूरोप जो है वो भी काफ़ी कुछ हद तक डेंसली पॉपुलेटेड है। नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका का जो नॉर्थ ईस्टर्न हिस्सा है वो भी क्राउडेड एरिया का एग्जाम्पल है। और अगर स्फीयर वाइज बात करें तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो नर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं इन कंपैरिजन टू सदर्न हेमिस्फीयर। इसका एक रीज़न ये भी है कि ज़्यादातर जो लैंड मास है वो नर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल लिव इन 2 कॉन्टिनेंट्स, एशिया एंड अफ्रीका।
मतलब अपन ये कह सकते हैं कि लगभग 75% पॉपुलेशन जो है दुनिया की वो 2 कॉन्टिनेंट्स में रह रही है। कौन कौन से 2 कॉन्टिनेंट्स? एशिया और अफ्रीका में। और लगभग 60% पॉपुलेशन दुनिया की सिर्फ 10 कंट्रीज में रहती है। 60% पॉपुलेशन सिर्फ 10 कंट्रीज में रहती है। और कौन कौन सी 10 कंट्रीज में रहती है? एक है चाइना, दूसरा है इंडिया। हालांकि ये डेटा पुराना है, आज की डेट में इंडिया जो है उसमें लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, चाइना दूसरे नंबर पे है। वो 10 कंट्रीज जिनमें ऑलमोस्ट 60% दुनिया की पॉपुलेशन रहती है वो कौन सी हैं? चाइना है, इंडिया है, यूएसए है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नाइजीरिया है, रशिया है, जापान है। ये वो 10 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे दुनिया भर की 60% पॉपुलेशन रहती है। एक एक कंट्री का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ इतना तो याद रखो कि इंडिया में आज की डेट में लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। बहुत बेसिक बातचीत। हमने क्या बात की? हमने बात ये की कि अर्थ सरफेस के ऊपर जिस तरीके से पॉपुलेशन या लोगों का स्प्रेड होता है उसको अपन बोलते हैं पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। और ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि 90% दुनिया की पॉपुलेशन 30% लैंड सरफेस के ऊपर रहती है। क्यों रहती है? बिकॉज जहाँ एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती हैं या जहाँ पे टेरेन जो है वो बेहद ख़राब होता है, वहाँ लोग प्रेफर नहीं करते हैं रहना। लोग रहते हैं प्लेन्स के ऊपर, लोग रहते हैं रिवर वैलीज़ के आसपास। क्राउडेड एरियाज़ की बातचीत हमने कर ली। अगर कॉन्टिनेंट वाइज बात करें तो लगभग 75% पॉपुलेशन 2 कॉन्टिनेंट्स में रह रही है। कौन कौन सी? एशिया और अफ्रीका। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो एशिया जो है वो येलो से रिप्रेजेंटेड है और अफ्रीका जो है वो ब्लूइश कलर से रिप्रेजेंटेड है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो 2 कॉन्टिनेंट्स में 75%, और 60% पॉपुलेशन जो है वो 10 कंट्रीज़ में रहती है। वो 10 कंट्रीज़ के नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ज़रूर डेवलप करो। अच्छा, फिर सवाल आता है पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के एक यूनिट एरिया में कितने लोग रह रहे हैं उसको अपन बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। और ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ये यूजुअली मेज़र की जाती है पर स्क्वायर किलोमीटर में। तो पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं उसको अपन बोल देते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। अच्छा, दुनिया भर की अगर एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो इट इज़ 51 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब दुनिया भर में अगर लोगों को पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से देखें तो एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी आती है सिर्फ 51 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन अपने को ये पता है कि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो कि स्पार्सली पॉपुलेटेड हैं, जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, और कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो कि बहुत डेंसली पॉपुलेटेड हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। तो ये जो अपन एवरेज निकाल रहे हैं ये किसी पर्टिकुलर जगह के लिए ट्रू नहीं है। ये बात कर रहे हैं हम कि आइडियल सिनेरियो अगर देखें कि सारे लैंड सरफेस पे अगर मान लें कि सब बराबर बराबर रह रहे हैं तो कितनी एवरेज डेंसिटी आएगी पॉपुलेशन की? 51 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ की अगर बात करें, जैसे इंडिया की अगर बात करें, तो इंडिया में एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी आती है 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर में इंडिया में 382 पर्सन्स रह रहे हैं। वर्ल्ड का एवरेज कितना है? सिर्फ 51 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो एवरेज डेंसिटी कितनी आती है पॉपुलेशन की? 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। सोचो कितना ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है हमारा इंडिया। साउथ सेंट्रल एशिया, ये जो इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चाइना है, ये जो रीजन है ये हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला रीजन है। सबसे ज़्यादा लोग इसी रीजन में रहते हैं। अच्छा, पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं? एक फैक्टर्स होते हैं जियोग्राफिकल फैक्टर्स। पहला क्या है? टोपोग्राफी। लोग प्लेन्स में रहना प्रेफर करते हैं, लोग माउंटेन्स में, प्लेट्यूज वगैरह में रहना प्रेफर नहीं करते हैं। और ये अपन शुरू से बात करते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्लेन्स में फार्मिंग करना ईजी है, मैन्युफैक्चरिंग करना ईजी है, सर्विस एक्टिविटीज़ करना ईजी है। बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना प्लेन्स में ईजी है इन कंपैरिजन टू माउंटेन्स, इन कंपैरिजन टू प्लेट्यूज। फिर प्लेन्स में एग्रीकल्चर करना ईजी है, और इसीलिए जैसे गंगा प्लेन्स हैं वो वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है वर्ल्ड का। लेकिन माउंटेन्स हैं जैसे एंडीज़ हैं, एल्प्स हैं, हिमालयाज़ हैं, वो स्पार्सली पॉपुलेटेड होते हैं। तो पहला रीज़न तो क्या है? पहला फैक्टर तो क्या है? टोपोग्राफी। दूसरा है क्लाइमेट। जहाँ भी एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो या बहुत ज़्यादा कोल्ड एनवायरनमेंट हो, या ऐसे एरिया जहाँ पे बारिश नहीं होती है, जैसे कि सहारा डेजर्ट है, जैसे कि पोलर रीजन्स हैं,
वहाँ पे लोग बेहद कम रहते हैं। लोग रहते हैं उन एरियाज़ में जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी होती हैं। तीसरा फैक्टर है सॉइल। लोग उन एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे फर्टाइल सॉइल मिलती है, बिकॉज फर्टाइल सॉइल के ऊपर एग्रीकल्चर करना ईजी है। तो ऐसे एरियाज़ जहाँ पे फर्टाइल सॉइल नहीं होती है, जैसे डेजर्ट एरियाज़ हैं, वहाँ पे लोग नहीं रहेंगे, लेकिन जहाँ पे फर्टाइल सॉइल है वहाँ पे लोग रहते हैं। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र के फर्टाइल प्लेन्स इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ है। चाइना में होंगही और चेंगजियांग इन रिवर्स के आसपास लोग रहते हैं। इजिप्ट में नाइल रिवर के आसपास लोग रहते हैं और ये डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं। चौथा फैक्टर है वाटर। ऐसे एरियाज़ जहाँ पे वाटर की इजी अवेलेबिलिटी होती है वो एरियाज़ डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, इसीलिए रिवर वैलीज़ के आसपास लोग ज़्यादातर रहते हैं। डेजर्ट्स जहाँ पे पानी नहीं होता है वो स्पार्सली पॉपुलेटेड होते हैं। और फिर अगला फैक्टर है मिनरल्स। ऐसे एरियाज़ जहाँ पे मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं। भाई मिनरल्स, जितनी भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं आज की डेट में वो कहीं ना कहीं मिनरल से बनी हुई हैं, तो लोग वहाँ रहेंगे जहाँ पे मिनरल डिपॉजिट्स इनफ होते हैं। जैसे साउथ अफ्रीका में डायमंड माइंस हैं, वहाँ पे लोग खूब रहते हैं। मिडिल ईस्ट में जब से ऑयल की डिस्कवरी हुई है वहाँ पे लोगों ने जाना शुरू कर दिया है, सेटल होना शुरू कर दिया है। तो जहाँ पे मिनरल्स मिल रहे हैं, जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी है, जहाँ पे फर्टाइल सॉइल है, जहाँ पे एडिक्वेट क्लाइमेट है और जहाँ की टोपोग्राफी एडिक्वेट है, प्लेन्स हैं, वहाँ पे लोग ज़्यादातर रहते हैं, वो एरियाज डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। पहला फैक्टर हो गया जोग्राफिकल फैक्टर, और जोग्राफिकल फैक्टर में हमने देख लिया टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर और मिनरल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दूसरा फैक्टर है सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स में क्या है, लोग उन एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे बेटर हाउसिंग फैसिलिटी है, जहाँ पे बेटर एजुकेशन है, जहाँ पे बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं। और देख लो कैसे भी लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं सिर्फ इन चीज़ों को ढूंढने के लिए कि बढ़िया एजुकेशन मिल जाए, बढ़िया हेल्थ की फैसिलिटीज़ मिल जाए, बढ़िया हाउसिंग फैसिलिटीज़ मिल जाए। लोग रूरल एरियाज़ को छोड़ के अर्बन एरियाज़ में आते हैं सिर्फ इन चीज़ों के लिए। सिर्फ कहना तो गलत है, लेकिन हाँ ये चीज़ें प्राइमरी इंपॉर्टेंस की हैं। और अपने स्टेट में देख लो, हमारे कंट्री में देख लो, वो एरियाज़ डेंसली पॉपुलेटेड हैं जहाँ पे हाउसिंग की फैसिलिटी बेटर है, जहाँ पे एजुकेशन बेटर मिल रही है, जहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटीज़ बेटर है। दूसरा कल्चरल रीज़न भी है। लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं जिनका रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस है। जैसे वाराणसी रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, अयोध्या अब हमारी कंट्री में रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, तो बड़े बड़े लोग वहाँ पे ज़मीन खरीद रहे हैं। फिर दुनिया भर में जेरूसलम है, वेटिकन सिटी है, ये रिलीजियस प्लेसेस हैं, कल्चरल सिग्निफिकेंस है इन जगहों का, तो लोग इन जगहों पे रहना प्रेफर करते हैं। और तीसरा फैक्टर है इकोनॉमिक फैक्टर। लोग रोजगार की तलाश में जाते हैं, जहां उनको जॉब मिलेगी, जहां उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उन एरियाज़ में लोग ज़्यादा रहते हैं। जैसे हमारे कंट्री में देख लो, बेंगलोर वाला रीजन है, वहाँ पे कितने सारे लोग जाके सेटल हो रहे हैं बिकॉज वहाँ पे रोज़गार मिलता है। मुंबई वाला रीजन है, वहाँ पे लोग जाते हैं क्योंकि वहाँ पे रोज़गार मिलता है। दिल्ली वाला रीजन है, वहाँ पे भी लोग रहते हैं बिकॉज वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलता है। जापान में ओसाका वाला रीजन है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, तो इसलिए लोग वहाँ पे जाके रहते हैं। हमने बात की फैक्टर्स जिनकी वजह से पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट होता है। पहला फैक्टर हमने पढ़ा जोग्राफिकल फैक्टर, और जोग्राफिकल फैक्टर्स में एक है टोपोग्राफी, लोग ज़्यादातर प्लेन्स में रहना प्रेफर करते हैं। दूसरा है क्लाइमेट, लोग ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं। तीसरा फैक्टर है सॉइल, लोग उन एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे फर्टाइल सॉइल होती है। चौथा फैक्टर है वाटर, लोग उन एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे वाटर की ईजी अवेलेबिलिटी होती है। और लास्ट है मिनरल्स, लोग उन एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे इजीली मिनरल डिपॉजिट्स अवेलेबल हैं। और दूसरा फैक्टर है सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स में है लोग ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ बेटर हाउसिंग हो, जहाँ बेटर एजुकेशन हो, जहाँ बेटर हेल्थ की फैसिलिटीज़ हो। दूसरा है कल्चरल फैक्टर्स। कल्चरल फैक्टर्स में लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं जिनका रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस है। और तीसरा इकोनॉमिक फैक्टर, लोगों को जॉब चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए। जिन एरियाज़ में उनको जॉब मिलती है, जिन एरियाज़ में उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं, लोग वहाँ पे जाके सेटल होने की शुरुआत कर देते हैं। ये हो गई बातचीत कि किन फैक्टर्स की वजह से हमारा जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अफेक्टेड है। फिर बात आती है पॉपुलेशन चेंज के बारे में। पॉपुलेशन चेंज रेफर्स टू चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी एक पर्टिकुलर जगह में
पॉपुलेशन का चेंज, पॉपुलेशन में कितना बदलाव आया, नंबर ऑफ पीपल में कितना बदलाव आया, उसको अपन बोल देते हैं पॉपुलेशन चेंज। और ये जो पॉपुलेशन चेंज है ये 3 फैक्टर्स की वजह से होता है। एक होता है बर्थ रेट की वजह से, एक होता है डेथ रेट की वजह से, और एक तीसरा फैक्टर है माइग्रेशन। इसके बारे में अपन आगे चलते हुए पढ़ेंगे। एक लाइन तो लिखी हुई है यहाँ पे, दिस इज एक्चुअली ड्यू टू चेंजेस इन द नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स। बर्थ रेट और डेथ रेट जो है उसकी वजह से किसी भी जगह पे पॉपुलेशन चेंज होती है। एक तीसरा फैक्टर भी है माइग्रेशन, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले 1800s तक, मतलब 1800 तक हमारे पूरे दुनिया में पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही थी, लेकिन बहुत धीरे धीरे इंक्रीज हो रही थी। Until the 1800s, the world's population grew steadily but slowly. ग्रो तो हो रही थी लेकिन बहुत धीमे धीमे ग्रो हो रही थी। और उसका रीज़न क्या था कि लोग पैदा तो खूब हो रहे थे, बर्थ रेट तो खूब हाई था, लेकिन डेथ रेट भी उतना ही हाई था। लोग मर भी ज़्यादा क्वांटिटी में रहे थे और इसलिए पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, लेकिन बेहद स्लोली इंक्रीज हो रही थी। अच्छा, डेथ रेट हाई क्यों था? बिकॉज 1800s तक प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी। जो मेडिकल फैसिलिटीज़ आज की डेट में अवेलेबल हैं वो 1800s तक उतना एडवांस वे में डेवलप नहीं थी, तो लोग मरते भी ज़्यादा थे। फूड की अवेलेबिलिटी भी उतनी नहीं थी, बिकॉज तब तक हम उतना डेवलप नहीं हुए थे। फार्मर्स वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द पीपल। और इसकी वजह से जो हमारी पॉपुलेशन का इंक्रीज है वो उतना रैपिड पेस पे नहीं हुआ, स्लोली हुआ। लेकिन 1804 में पहली बार वर्ल्ड की पॉपुलेशन हुई 1 बिलियन। 1804 में दुनिया की पॉपुलेशन पहली बार कितनी हुई? 1 बिलियन हुई। लेकिन 1804 के बाद सिर्फ 155 ईयर्स में ये जो पॉपुलेशन है ये बढ़ के 3 बिलियन हो गई। 1959 में हमारी पॉपुलेशन कितनी थी? 3 बिलियन। देखो, पिछले कई दशकों से 1800 तक पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, लेकिन बहुत स्लोली इंक्रीज हो रही थी। 1804 में हमारी पॉपुलेशन ने टच किया, दुनिया भर की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं हम, 1 बिलियन। लेकिन फिर सिर्फ अगले 155 साल में 1959 में पॉपुलेशन बढ़ के हो गई 3 बिलियन। कितना रैपिडली ग्रो किया पॉपुलेशन ने, और इसको अपन बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। कि एक तरीके से पॉपुलेशन जो है वो फट गई, इतना बढ़ गई है कि सिर्फ 155 साल में हम 1 बिलियन से 3 बिलियन हो गए। 1 बिलियन हुए 1804 में और हम 3 बिलियन हो गए 1959 में। और मज़े की बात यह है कि अगले 40 साल में 1999 में हमारी पॉपुलेशन 6 बिलियन थी। 1959 में सिर्फ 3 बिलियन कह रहे हैं हम, और अब सिर्फ लगाना पड़ रहा है बिकॉज जब 1 बिलियन के कंपैरिजन में देख रहे थे तो 3 बिलियन बड़ा दिख रहा था, लेकिन 1959 में सिर्फ 3 बिलियन थी। 1999 सिर्फ 40 साल के बाद पॉपुलेशन हो गई डबल, 6 बिलियन पॉपुलेशन हो गई। और आज की डेट में हमारी पॉपुलेशन है लगभग 8 बिलियन के आसपास। और ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, ये जो इतना रैपिड पेस पे पॉपुलेशन ग्रो हुई है, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो बेटर फूड सप्लाईज, जैसे जैसे हम डेवलप हुए हमने फूड सप्लाईज को इंश्योर करना शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर बेटर करना शुरू कर दिया। दूसरा जो बड़ा फैक्टर है, हमारे यहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो इम्प्रूव हो गई हैं। दुनिया भर में जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुई हैं, और इसकी वजह से डेथ रेट्स जो हैं वो रिड्यूस हो गई हैं, वो कम हो गई हैं। बर्थ रेट अभी भी उतनी है, इनफैक्ट और ज़्यादा हायर है, लेकिन डेथ रेट कम हो गई है। लोग पैदा बहुत रैपिडली हो रहे हैं लेकिन मर बेहद कम रहे हैं, बिकॉज हमारे यहाँ पे जो मेडिसिन की फैसिलिटीज़ हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, वो बेहद सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो गई हैं। दूसरा, फूड की रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल हो रही हैं। तो इस वजह से ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, ये जो पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है, ये इंक्रीज़ हो पा रही है। अच्छा, अभी अपन ने शुरू में बात की कि पॉपुलेशन में जो चेंज आता है वो 3 चीज़ों की वजह से आता है। एक होता है बर्थ रेट, दूसरा होता है डेथ रेट, और तीसरा एक फैक्टर है माइग्रेशन। बर्थ रेट क्या होता है? बर्थ रेट का मतलब है द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल, कि 1000 लोग हैं, उन 1000 लोगों में कितने बच्चे पैदा हुए, बर्थ रेट उसको अपन बोलते हैं। डेथ रेट क्या होती है? द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल, इन 1000 लोगों में कितने लोगों की डेथ हुई, उसको अपन बोल देते हैं डेथ रेट। मान लेते हैं कि इन 1000 लोगों पे 35 बच्चे पैदा हुए, तो बर्थ रेट क्या है? 35। हालांकि ये बहुत सस्ता एग्जाम्पल है, बट फिर भी समझने के लिए,
और मान लेते हैं कि इन 1000 लोगों में से 4 लोग मारे गए, तो ये क्या हो जाएगी, डेथ रेट हो जाएगी। बर्थ रेट क्या होती है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल, और डेथ रेट क्या होती है, नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल। और तीसरा फैक्टर है माइग्रेशन। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया। देखो, इस किसी पर्टिकुलर एरिया में 1000 लोग रह रहे थे, कुछ लोग यहाँ पे नए पैदा हुए, कुछ लोग एक्सपायर हो गए, डेथ हो गई, उसकी वजह से पॉपुलेशन में चेंज आएगा या नहीं आएगा, बट ऑब्वियसली बात है आएगा। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है, कुछ लोग इस एरिया को छोड़ के चले गए किसी दूसरे एरिया में, और कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि किसी दूसरे एरिया से इस एरिया में आकर रहने लग गए। तो ये जो इन एंड आउट लोग गए, ये जो माइग्रेशन हुआ, इसकी वजह से भी तो पॉपुलेशन में चेंज आएगा। बट ये जो माइग्रेशन है ये अलग फैक्टर है। नेचुरल फैक्टर्स कौन से हैं, डेथ रेट और बर्थ रेट। बर्थ्स एंड डेथ्स आर द नेचुरल कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन चेंज। बर्थ और डेथ जो है वो नेचुरल कॉज है पॉपुलेशन चेंज का, माइग्रेशन एक्सटर्नल फैक्टर है। नेचुरल दो ही चीज़ें हैं, एक तो बर्थ और दूसरा डेथ। और बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में डिफरेंस, उसको बोला जाता है नेचुरल ग्रोथ रेट। नेचुरल फैक्टर्स दो हैं, कौन कौन से, बर्थ और डेथ। बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको अपन बोल देते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट। द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ रेट। अब अपने को समझ में आता है कि मान लेते हैं कि ये जो बर्थ रेट है ये डेथ रेट के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। भाई लोग पैदा ज़्यादा हो रहे हैं, मर कम रहे हैं, विच मीन्स पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। अगर बर्थ रेट और डेथ रेट ऑलमोस्ट सेम है तो ये जो पॉपुलेशन है ये भी स्टडी रहेगी। और अगर डेथ रेट बेहद ज़्यादा है और बर्थ रेट बेहद कम है, मतलब लोग पैदा कम हो रहे हैं, मर ज़्यादा रहे हैं, तो पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई। और ये वो सिनेरियो है जब हम माइग्रेशन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, जब हम अदर फैक्टर्स को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बर्थ रेट और डेथ रेट की बात की जा रही है। अगर बर्थ रेट इज मोर देन डेथ रेट तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। अगर बर्थ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट तो पॉपुलेशन स्टडी रहेगी। और अगर डेथ रेट इज मोर देन बर्थ रेट तो पॉपुलेशन डिक्रीज करेगी। ऊपर एक डायग्राम भी दे रखा है, डायग्राम में बताया गया है कि कैसे कैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। वो अपन ने पढ़ लिया कि 1804 में पहली बार हम 1 बिलियन हुए, फिर 1959 में हम 3 बिलियन हो गए, और फिर 1999 में हम 6 बिलियन हो गए, और आज की डेट में हम कितने हैं, 8 बिलियन पॉपुलेशन है बर्ड की आज की डेट में। अच्छा, एक तीसरा फैक्टर भी है, माइग्रेशन। माइग्रेशन इज अनदर वे बाय विच पॉपुलेशन साइज चेंजेस। कुछ लोग किसी एक कंट्री में आते हैं, किसी एक एरिया में आते हैं, और कुछ लोग किसी एक कंट्री को छोड़ के जाते हैं, किसी एक एरिया को छोड़ के जाते हैं। ये जो इन एंड आउट मूवमेंट है लोगों का, इसकी वजह से भी पॉपुलेशन में चेंज देखने को मिलता है उस पर्टिकुलर कंट्री में या उस पर्टिकुलर एरिया में। एमिग्रेंट्स का मतलब होता है ऐसे लोग जो किसी कंट्री को छोड़ के जाते हैं। द पीपल हु लीव अ कंट्री आर नोन एज एमिग्रेंट्स। और इमिग्रेंट्स का मतलब होता है ऐसे लोग जो किसी कंट्री में अराइव करते हैं, जो किसी कंट्री में आते हैं। इमिग्रेंट्स आर दोज हु अराइव इन अ कंट्री। अब कोई अपनी कंट्री को क्यों छोड़ेगा, बड़ा सिंपल सा रीज़न है, या तो उसको बेहतर जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होंगी कहीं और, या उसके कंट्री में पीस नहीं होगा, जस्टिस नहीं होगा, मतलब जो बेसिक सिविल राइट्स हैं वो नहीं मिल रहे होंगे, या फिर उस इंसान को बढ़िया एजुकेशन नहीं मिल रही होगी अपनी कंट्री में, या फिर उस इंसान को बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही होंगी। और यही सारी चीज़ें किसी दूसरे कंट्री में मिल रही होंगी। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे बेहतर सिविल राइट्स हैं, वहाँ पे डेमोक्रेसी है, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़िया हैं, वहाँ पे बेटर लिविंग कंडीशंस हैं, एजुकेशन बढ़िया मिलती है, वहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपनी कंट्री को छोड़ के इन माइग्रेशन करते हैं यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, या फिर जिसको अपन बोल सकते हैं इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब व्हेन अ पर्सन एंटर्स अ न्यू कंट्री। और ये जो एंट्री है ये लीगल तौर पे भी होती है, इलीगल तौर पे भी होती है। जैसे हमारी कंट्री का भी एग्जांपल है, हमारी कंट्री में, इंडिया में बांग्लादेश से बहुत सारे लोग आए, और बहुत सारे लोग जो बांग्लादेश से आए वो सिर्फ इसलिए नहीं आए कि पार्टीशन हुआ था। एक रीज़न ये भी था कि बांग्लादेश में जो है उतनी अच्छी लिविंग कंडीशंस नहीं थी जितना हमारे कंट्री में है। तो बहुत सारे लोग, या फिर एक बहुत अच्छा एग्जांपल है रोहिंग्यास। म्यांमार में सिविल वॉर चल रहा है, रोहिंग्यास को मारा जा रहा है, उनके कोई सिविल राइट्स नहीं है वहाँ पे, तो वो लोग छोड़ छोड़ के कहाँ भाग रहे हैं,
वो लोग छोड़ छोड़ के इंडिया की तरफ भाग रहे हैं, वो लोग छोड़ छोड़ के बांग्लादेश की तरफ भाग रहे हैं। तो लोग यूजुअली अपने एरिया को, अपनी कंट्री को छोड़ के तब भागते हैं जब उनके एरिया में सिविल राइट्स ना हो, जब उनके एरिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ना हो, जब उनके एरिया में बेटर लिविंग कंडीशंस ना हो, और ये सारी चीज़ें किसी दूसरे कंट्री में, किसी दूसरे एरिया में मिलें। म्यांमार उसका एग्जाम्पल है, सूडान इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ दैट। सूडान से बहुत सारे लोग छोड़ छोड़ के भागे, म्यांमार से रोहिंग्यास छोड़ छोड़ के भागे, और ये जो लोग अपनी कंट्री को छोड़कर जा रहे हैं इसको बोलते हैं अपन आउट माइग्रेशन या एमिग्रेशन। क्या बोलते हैं? एमिग्रेशन, व्हेन अ पर्सन लीव्स अ कंट्री। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बात ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोग जो अपने कंट्री को छोड़ के जाते हैं उनको अपन बोलते हैं एमिग्रेंट्स, और यही लोग जब किसी नए कंट्री में अराइव करते हैं, किसी नए एरिया में एंटर करते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं इमिग्रेंट्स। लोग अपने कंट्री को छोड़ेंगे क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिविल राइट्स नहीं है, वहाँ पे उनके साथ में एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वहाँ पे लिविंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है, हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं है। तो लोग उस एरिया को छोड़ेंगे, उस कंट्री को छोड़ेंगे और किसी ऐसे कंट्री में जाएंगे जहाँ पे ये सारी चीज़ें उनको मिल रही होंगी। 3 चीज़ें जो कि पॉपुलेशन चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं? एक होती है बर्थ रेट। बर्थ रेट का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल। दूसरी है डेथ रेट। डेथ रेट का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल। और तीसरा फैक्टर है माइग्रेशन। द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया इज नोन एज माइग्रेशन। अच्छा, नेचुरल कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन चेंज 2 हैं, एक है बर्थ और दूसरा है डेथ। बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे बुलाया जाता है नेचुरल ग्रोथ रेट। और ये अपने को समझ में आता है कि अगर बाकी सारे फैक्टर्स को इग्नोर कर दिया जाए और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, एक है बर्थ रेट और दूसरा है डेथ रेट, तो जब बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हाई होगी इन कंपैरिजन टू डेथ रेट तो पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी। जब बर्थ रेट और डेथ रेट इक्वल होगी तो पॉपुलेशन स्टडी रहेगी, वहीं की वहीं थमी रहेगी। और अगर डेथ रेट बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू बर्थ रेट तो पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज़ करेगी। लेकिन ये आइडियल सिनेरियो है, आइडियली ऐसा होता नहीं है, और भी फैक्टर्स हैं, और उनमें एक फैक्टर क्या है? माइग्रेशन है। माइग्रेशन की वजह से भी पॉपुलेशन चेंज होती है, और वो अपन ने देख लिया ये जो पॉपुलेशन है ये किस तरीके से माइग्रेट करती है और किन रीजंस की वजह से माइग्रेट करती है। अच्छा, इसके साथ आज की अपनी बातचीत अपन खत्म कर रहे हैं। पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज के बारे में अपन बातचीत करेंगे अगले सेशन में। कोई अगर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना, और वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। मैं हर एक सेशन में बोलता हूँ लाइक दबाने में आपका कुछ जाएगा नहीं, और यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करके थोड़ा सा पुश कर देगा। तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाओ, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे। जो भी लोग इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं उनको शेयर कर दो, जिनको इंटरेस्ट है इसमें उनको शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच।